हेलो डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि जैसे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैं आपको सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स करवाने वाला था। मतलब जिसमें हम ये मान के चल रहे थे कि आप सबको थ्योरी आती है बट आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो मैं सीधा टारगेट कर रहा था न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट पे, सो दैट उस थ्योरी को आप इम्प्लीमेंट कर सको न्यूमेरिकल्स में। और मैंने आपको वादा किया था कि इस तरह से हम उसको करेंगे कि सभी न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगने लगेंगे, और चाहे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, जेईई नीट के क्वेश्चंस हो, आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और कुछ रोटेशन टॉर्क की बात कर ली थी। तो अभी टॉर्क को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, रोलिंग मोशन एक्सेट्रा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट भाई। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, हमारे पास है एक रोड, लेंथ है उसकी L, और इस पॉइंट पे O पे हमने इसको हिंज कर रखा है, पॉइंट नंबर O पे, इसका पॉइंट नंबर O फिक्स कर रखा है। तो रोड ऐसे रोटेट कर सकती है। इस पे हमने मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फोर्स F1 एट पॉइंट O, F2 यहाँ पे पॉइंट O से L/2 डिस्टेंस नीचे, और L डिस्टेंस नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, F3 एंड F4। डायरेक्शन दी हुई है और F4 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द लेंथ ऑफ रोड। हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क ऑन द रोड एट पॉइंट O। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, R क्रॉस F होता है ना। तो उस हिसाब से देखो, RF साइन थीटा होता है ना। तो F1 जो फोर्स है, क्या वो टॉर्क जनरेट कर पाएगा? F1 की वैल्यू नॉन जीरो है, बट R1 की वैल्यू वो तो है ही नहीं, है ना, वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब F1 पॉइंट O के अबाउट कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता। और ये सब आपको पता भी, कॉमन सेंस है। जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर रखा है उस पे फोर्स लगाने से कोई घूमने थोड़ी लग जाएगा, है ना। एक गेट आपका, उसकी एक्सिस फिक्स की हुई है, एक गेट खुलता है, उस एक्सिस के ऊपर कितना मर्जी फोर्स लगाई जाओ, गेट थोड़ी घूम जाएगा, नहीं घूम सकता ना। तो F1 कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता, बट F2 तो टॉर्क जनरेट कर सकता है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ कर लो। कौन सा फॉर्मूला था? या तो RF साइन थीटा यूज़ कर लो, और थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है R साइन थीटा विल गिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस। RF साइन थीटा यानी R साइन थीटा बोल लो, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं इनटू F बोल लो। तो F1 के कारण टॉर्क 0, F2 के कारण टॉर्क तो होगा ना। तो कितना होगा वो, F2 ये इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। तो F2 है उसकी, वो क्या चाहता है, रोड को रोटेट करना चाहता है। तो F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क जनरेट करेगा F2। F3 देखो, अब F3 इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, क्या पॉइंट O के अबाउट अब ये टॉर्क जनरेट कर सकता है? पॉइंट O के अबाउट ये टॉर्क जनरेट कर ही नहीं सकता, है ना। तो इसके कारण देखो, F1 के कारण 0 टॉर्क, F2 के कारण टॉर्क हमने लिख दिया, F3 के कारण भी 0 टॉर्क। इसको तुम समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो? F3 के लिए R की वैल्यू तो है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है और जहां हम फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच डिस्टेंस तो है, पोजीशन वेक्टर तो है, बट थीटा 180 होगा। क्योंकि अगर मैं देखूं R वेक्टर वो इस तरफ जाएगा और F3 उस तरफ जाएगा, तो थीटा कितना होगा, 180। साइन 180 क्या होता है, 0। तो R भी 0 नहीं है, F भी 0 नहीं है, लेकिन अब थीटा 180 है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, जिससे टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। या इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो देखो, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन, ये जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है उसकी पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, अरे इसके ऊपर ही तो आ रहा है, 0, है ना। लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स से हमें टॉर्क मिलता है। तो इससे भी पता लग रहा है कि F3 कांट जनरेट टॉर्क, 0 आ गया। अब बारी है F4 की, दो तरीके से निकाल सकते हो ये टॉर्क। पहले मैं बताता हूँ RF साइन थीटा से। इस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, R
इस तरफ और F4 इस तरफ, ये एंगल 60 दे रखा है। तो क्या मैं थीटा 60 ले लूँ? नहीं, यही तो मैं यहाँ पे सीखना है। इस क्वेश्चन में मेन यही बात हमने सीखनी है। 60 डिग्री नहीं ले सकते। थीटा एंगल होता है R एंड F के बीच का एंगल। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा F4 वेक्टर है। और आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे मेज़र करते हैं। पहले भाई टेल के ऊपर टेल रख दो, ये हमारा R वेक्टर, ये F वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो, ये हमारा हो जाएगा F4 वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा F4 वेक्टर। अब देखते हैं कितना एंगल बनता है। मतलब मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, तो कौन सा एंगल निकल के आ रहा है? Z बन रहा है 60 डिग्री। हाँ, अब हमें श्योरिटी है कि अब 60 हम ले सकते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, R दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है? L F4 sin 60। चाहे तो ऐसे ले लो या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे। हमें कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो F4 जो है इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा और इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वो निकाल सकते हैं हम। R का इस तरफ कंपोनेंट जाएगा, देखो थीटा एंगल बन रहा है, तो सॉरी F4 का इस तरफ जो कंपोनेंट है वो जाएगा F4 cos 60 और इस तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या जाएगा? F4 sin 60। तो हमें ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब होगा, तो इससे भी F4 sin 60 ही बनने वाला है। समझ में आया ना? समझ में आया? अब मान लो ये वाला एंगल ना देख, इसके बाद तो सोल्व वगैरह करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मान ले ऐसे दिया होता F4 और ये वाला एंगल दिया होता या कुछ भी, मतलब समझ गए ना आपको एंगल कैसे मेज़र करना है। ये वाला एंगल दिया होता तो 30 मत रख देना। हमें क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर और इसके टेल के ऊपर टेल रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखना पड़ेगा R वेक्टर एंड F वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। R वेक्टर एंड F वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। मतलब कभी कभी हो सकता है कि ये सीधा एंगल वही निकल आए जो R F के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि जो एंगल गिवन है वो हमें लगे कि वो R एंड F के बीच का एंगल है, लेकिन सच में वो ना हो। तो ऐसे करके हम टॉर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है, या तो ये फॉर्मूला अडॉप्ट करो या ये करो, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर दो, या फिर क्या करो RF साइन थीटा से करना है तो थीटा का ध्यान रखना भाई। थीटा एंगल किसके बीच है? R एंड F के बीच में, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच में। एंड दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे मेज़र करते हैं? दोनों की टेल के ऊपर टेल रखो, फिर देखो बीच का एंगल क्या है। समझे ना? इसको मैं थोड़ा और तरीके से बता देता हूँ। मान लो ये कोई A वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई B वेक्टर है। अब इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एंगल दे रखा है सपोज 120 डिग्री। तो हम जल्दी में क्या गलती करेंगे? A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। हो गया ना गलत? हो गया ना गलत? ऐसा नहीं करना है। क्या करो, टेल के ऊपर टेल रखो। तो इस A वेक्टर को उठाओ, यहाँ पे ले जाता हूँ मैं। तो A वेक्टर उठा के यहाँ ले जाऊँगा तो ऊपर चली गई, ये A वेक्टर बन गया। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। तो A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच एंगल 120 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेक्टर 4। हाँ, तो ये टॉर्क के क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सब कुछ ट्राई करना है। चलो अब बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की ओर, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की ओर। उस पर करेंगे 2-3 क्वेश्चंस जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। डस्टर मैंने कहाँ रख दिया है? बोर्ड को साफ़ करना है मुझे। एक मिनट। चलो नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? टॉर्क। भाई साहब हो गए हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का भी आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है? L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। इसको सॉल्व करेंगे तो RP साइन थीटा बनता है। n कैप डायरेक्शन हम कैसे देते हैं? राइट हैंड
जो रूल राइट हैंड थंब रूल होता है फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स, उससे हम एल वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। थ्योरी में आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ कि आप सबको थ्योरी आती है ना। और क्या होता है फॉर ए पार्टिकल, जनरली हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस हो जाएगी, और अगर पार्टिकल किसी जनरल डायरेक्शन में जा रहा है और हमें किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो आर कौन सी डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजिड बॉडी के लिए हम जनरली एंगुलर मोमेंटम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आई ओमेगा, वेयर आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ये क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो करेंगे। ये सब फॉर्मूले इसके अंदर भी यूज़ होने वाले हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी अच्छे से पढ़ना भाई, समझ में आएगा सब। चलो देखो, क्वेश्चन है कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया भी हुआ है, तो वही करते हैं। हमने क्या एक प्रोजेक्टाइल को फेंका इस पॉइंट से, पॉइंट ओ लिया मैंने, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे करके इस पाथ को फॉलो कर रहा है। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे था, ठीक है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे, और किस स्पीड से फेंका मैंने इसको, यू वेलोसिटी से फेंका है विद एंगल थीटा, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, मैंने इसको फेंका था। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ। तो तुम्हें क्या चाहिए, हमें इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इस पार्टिकल का क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर, मास ऑफ पार्टिकल हमें एम गिवन है। वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी देख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी फ्रॉम पॉइंट ओ, वो भी देखना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से, यू जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसकी वर्टिकल स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसके पास रहती है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ना। ठीक है, v की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिली, u cos थीटा। u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, u cos थीटा, u cos थीटा। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो, इसकी लाइन ऑफ मोशन कौन सी है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये वाली है ना। पॉइंट ओ हमारा कौन सा है, ये वाला है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, अरे ये होगी ना भाई साहब, ये होगी ना। बोलो मैंने कुछ गलत बोला क्या, नहीं बोला ना गलत। तो ये हो गया L इक्वल्स टू M, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज U cos थीटा, एंड ये डिस्टेंस कौन सी होती है भाई, अरे H हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आप पढ़े हुए हो चैप्टर के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, उसमें हम इक्वेशन वगैरह लगा के सॉल्व करते होते हैं। तो H की वैल्यू क्या आती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, है ना, बाय 2g। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, अगर थीटा वगैरह की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी रख सकते हो। यू की वैल्यू अगर दी होगी 10 मीटर 5 मीटर कुछ भी दी होगी वो वैल्यू रख सकते हो। मास ऑफ पार्टिकल जो गिवन होगा, अगर ग्राम्स में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, अगर किलोग्राम में है तो कन्वर्ट नहीं, सीधा पुट कर देना, ठीक है, रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, अरे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, रख दोगे आंसर निकल जाएगा। या मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, थीटा वगैरह गिवन हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन नहीं हो सकती तो भी रख दोगे। ऐसे हो सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो आप सबको पता है पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा रेडियस ही तो होती है। तो उसमें भी MVR रख के आप कर सकते हो। और एक और आई ओमेगा वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, वो रिजिड बॉडी के लिए ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है, उससे भी एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस आते हैं। अब आई ओमेगा वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में भी, तो उसके अंदर ये सब आ ही जाने वाला है,
ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट होगा अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। देखो नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, उसके बाद रोलिंग भाई है, रोलिंग मोशन भी तो है, वो भी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एंगुलर में एडिंग तो क्या लगाऊं, टाइम ख़राब होता है, चलो अब इतना लिख दिया है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, इसकी थ्योरी क्या होती है मैं जल्दी से बता रहा हूँ भाई, थ्योरी बताने के लिए नहीं, न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ। थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, नंबर 1 क्वेश्चन देखना। देखो मेरे पास है एक रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l। इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको फिक्स कर रखा है, हिंज कर रखा है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं O। समझ गए ना, एक रोड है ऐसे टंगी हुई है भाई साहब, ऐसे बस टंगी हुई है, यहाँ कील लगाया हुआ है। इधर से बिल्कुल पास में एक छोटा सा पार्टिकल मान लो, एक छोटी सी बॉल मान लो ऑफ मास स्मॉल m, इसको v स्पीड से आके हिट करती है बिल्कुल नीचे वाली साइड में। कहाँ पे? बिल्कुल इधर नीचे वाली साइड में v स्पीड से आके इसको हिट करती है, और जैसे हिट करती है इसके साथ स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये रोड एंड ये बॉल दोनों चिपक जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगी। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बॉल रोड सिस्टम की जब इनके बीच में कोलिजन हो जाएगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, इस रोड एंड बॉल दोनों को इकट्ठा एक सिस्टम मानूं, तो बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा। जब ये बॉल इस रोड को हिट करेगी तो इनके बीच में इंटरनल फोर्स लगेंगे, मतलब बॉल रोड पे फोर्स लगाएगी और रोड बॉल पे फोर्स लगाएगी। तो अंदर वाले टॉर्क को हमने लेना नहीं, और वैसे भी दोनों से जो टॉर्क बनेगा अंदर वाला टॉर्क से मतलब ही नहीं है। ठीक है, और कैंसिल भी हो जाने वाला है। तो उसके बाद में क्या होगा, फिर ये ऊपर की तरफ दोनों इकट्ठे रोटेशन मोशन स्टार्ट करेंगे। हमें फाइंड करना है कि जब ये इनके कोलिजन हो जाएगी, दोनों चिपक जाएंगे, तो किस एंगुलर स्पीड से मूव करेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे है ही नहीं, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। वो क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा, ध्यान से देखो, ये पूरा मेरा सिस्टम पॉइंट O के अबाउट हमें निकालनी है, तो क्योंकि O के अबाउट ही है, रोटेट करने वाली है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ये मास m v स्पीड से जा रहा है, इसको जस्ट हिट करेगा, बिफोर कोलिजन हिट करने वाला है, तो इसकी, और रोड रेस्ट पे है, तो रोड के कारण तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं क्योंकि रोड रेस्ट पे है। बट इस बॉल के कारण एंगुलर मोमेंटम होगा। बॉल बहुत छोटी है, पार्टिकल के जैसी है, तो ये होगा m v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ, तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, दोनों के बीच कोलिजन हो गई। क्या हो गई, दोनों के बीच कोलिजन हो गई, दोनों चिपक गए, और चिपकने के बाद ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है, अब ये एक ही बॉडी बन चुकी है, मूव करने लगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिर निकाल सकते हो तुम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ये रोड अपनी, इसके कारण एंगुलर मोमेंटम आई सिस्टम, मतलब पूरा अभी सिस्टम बन चुका है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब ये कैसे निकालता हूँ, देखो mvl, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी, मतलब रोड प्लस बॉल अबाउट पॉइंट O। अब टोटल जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू बॉल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ रोड अबाउट पॉइंट O। तो बॉल के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m
r², बिकॉज बॉल ये बहुत छोटी है, इसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो m, o से डिस्टेंस कितनी l, तो ml², प्लस अब रोड के कारण जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला आपको पता है ml²/12 होता है, बट वो किसके अबाउट होता है, उसके सेंटर के अबाउट। लेकिन हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट नहीं चाहिए, हमें अपर पॉइंट के अबाउट चाहिए, ये एज वाले पॉइंट के अबाउट जो हिंज कर रखा है। तो इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम करनी आपको यूज़ करनी मैंने सिखाई हुई है। तो अगर तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी ओमेगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, आपके पास ओमेगा निकल के आ जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और लगा के मैंने सिस्टम की जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, यही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पे ही बात करेंगे। देखो, एक है मेरे पास डिस्क, वो अपनी जो सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ω1। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके रिम पे एक बिल्कुल स्मॉल m मास का पार्टिकल रख दिया मूविंग डिस्क के ऊपर। मूविंग डिस्क के ऊपर क्या किया, ऐसे बस आराम से रख दिया। तो मुझे निकालना है, जैसे ही मैं इस m मास को इसके ऊपर प्लेस कर दूंगा, पूरे कंबाइंड सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। मींस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंड फाइनल क्या होगा, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड सिस्टम, यानी डिस्क प्लस मास इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख दो। डिस्क का क्या होता है अबाउट सेंटर, mr²/2 ω1। ठीक है, अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा अबाउट पॉइंट O, प्लस पार्टिकल का क्या होगा, ये मास m, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ही, तो स्मॉल m r² ω2। अब इसको इधर ले जाओ, ω2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ω1 वैल्यू में भी गिवन हो सकता है, मास गिवन हो सकता है, रेडियस गिवन होगी, रेडियस तो कैंसिल ही हो जाएगी। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। और बाकी बचे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो तो करवाऊंगा नहीं, वैल्यू आपको पुट करनी है। हाँ, एंगुलर स्पीड होगी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो रेडियन पर सेकंड में गिवन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी गिवन हो सकती है, रेवोल्यूशन पर मिनट में भी गिवन हो सकती है, रेवोल्यूशन पर आवर में भी गिवन हो सकती है। तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना, उसको रेडियन पर सेकंड में बदल लेना है। आप सबको पता ही होगा 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई होता है, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं। तो दिमाग में लगाना, कन्वर्जन ज़रूरी है, कन्वर्ट करना ज़रूरी है SI यूनिट सिस्टम या एक यूनिट सिस्टम के अंदर रख के सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो भाई रोलिंग मोशन की ओर बढ़ जाएं। चलो भाई व्हीकल के टायर चलाएं। अभी आप सबको पता ही है रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। जैसे आपके बाइक का टायर करता है जब आप बाइक करते हो ड्राइव, तो वो रोलिंग मोशन होती है। प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है पहले वो बताता हूँ मैं। जैसे सपोज ये एक व्हील है, वो क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग, मतलब रोटेशन भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो हर पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है। सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड कितनी है, VCM, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ω/r। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो पॉइंट है, ये ट्रांसलेशन मोशन के कारण भी आगे जा रहा है एंड रोटेशन के कारण भी आगे जा रहा है। अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है अबाउट पॉइंट O,
तो आप सबको पता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो रोटेशन से इसको स्पीड मिलेगी ओमेगा आर और सेंटर ऑफ मास के कारण इसको स्पीड मिलेगी, मतलब ट्रांसलेशन मोशन के कारण इसको स्पीड मिलेगी। तो टोटल इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी सी एम प्लस ओमेगा आर। सिमिलरली इस पार्टिकल की क्या होगी, ट्रांसलेशन के कारण तो ये आगे जा रहा है और रोटेशन के कारण, देखो रोटेशन के कारण ये पीछे जा रहा है इस तरफ, रोटेशन के कारण ये पीछे जा रहा है। तो इसकी और प्योर रोलिंग के केस में एक और चीज़ याद रखना, वी सी एम एंड ओमेगा आर क्या होता है, इक्वल। तो इसको मैं 2 VCM भी बोल सकता हूँ, ये VCM बोल सकता हूँ, और इस पॉइंट की स्पीड कितनी होती है, 0। तो बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इन प्योर रोलिंग, देखो प्योर रोलिंग की बात हो रही है, मैं स्लीपिंग वाली रोलिंग की बात नहीं कर रहा मैं। प्योर रोलिंग के केस में ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहता है, ये डबल स्पीड से मूव कर रहा होता है, ये VCM से कर रहा होता है। क्योंकि ये रेस्ट पे रह रहा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की स्पीड निकालना चाहूँ तो इसकी देखो रोटेशन के कारण इस तरफ होगी ओमेगा आर और ट्रांसलेशन के कारण इसको VCM इस तरफ मिलेगी। ये बीच का एंगल आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन गिवन होगी। तो नेट वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो आपको पता ही है, वेक्टर सम करेंगे आप, दिस बीच का जो थीटा दिया होगा उस हिसाब से। इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, डायरेक्ट ऐड हो गए। इसमें भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा क्योंकि VCM एंड ओमेगा आर अपोजिट डायरेक्शन में थे। बट इसमें ये एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, तो VCM एक अलग वेलोसिटी है, ओमेगा आर एक अलग वेलोसिटी है, दोनों का वेक्टर सम करके नेट वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो ये हुई प्योर रोलिंग की बात। लेकिन अगर स्लीपिंग होती है तो दो टाइप की स्लीपिंग होती है, फॉरवर्ड स्लीपिंग, बैकवर्ड स्लीपिंग। उसको भी समझ लो थोड़ा सा, दोबारा से देखो। अब मैं प्योर रोलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल रोलिंग, जो सच में हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। प्योर रोलिंग नहीं होती भी स्लीपिंग होती है, तभी तो टायर घस जाते हैं। ना होती ना प्योर रोलिंग ही होती तो कभी टायर ना घसते तुम्हारी बाइक के, समझे क्या। तो उस केस में देखो क्या होगा, रोटेशन के कारण इसको ओमेगा आर आप सबको पता है वेलोसिटी मिलती है, और ट्रांसलेशन के कारण VCM। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन VCM एंड ड्यू टू रोटेशन मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर। अगर प्योर रोलिंग है तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये पॉइंट रेस्ट पे होता है। बट अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही, स्लीपिंग हो रही है, तो क्या होगा, अगर है VCM की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा आर, मतलब ट्रांसलेशन के कारण इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, रोटेशन के कारण कम है, तब क्या होगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। क्योंकि टायर आगे ज़्यादा जा रहा है, घूम कम रहा है, तो क्या होगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। क्या होगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग। उस केस के अंदर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो घूम कम रहा है, स्लिप ज़्यादा हो रहा है, घूम कम रहा है और स्लिप ज़्यादा हो रहा है। तो स्लीपिंग यहाँ आगे की तरफ हो रही है, फिसल रहा है आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन भी टॉर्क लगा के ओमेगा आर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे ओमेगा आर बढ़ता 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 VCM के इक्वल हो जाएगा, फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझे, ये होगी फॉरवर्ड स्लीपिंग। दोबारा से सुन लेना इसको, अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ा वीडियो पीछे करना, दोबारा से सुन लेना। फॉरवर्ड स्लीपिंग कब होती है, जब VCM मतलब ट्रांसलेशन की स्पीड ज़्यादा होती है तो आगे स्लिप करेगा ना। अब बैकवर्ड स्लीपिंग कब होती है, बैकवर्ड स्लीपिंग कब होगी, जब रोटेशन के कारण इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ट्रांसलेशन से, तब बैकवर्ड स्लीपिंग होगी। क्यों, देखो आगे कम जा रहा है, घूम ज़्यादा रहा है, आगे कम जा रहा है, घूम ज़्यादा रहा है। ऐसा स्लिपरी जब रोड हो जाती है बारिश वगैरह के दिनों में, तब आपने देखा होगा, तब बैकवर्ड स्लीपिंग होती है। क्या होती है, बैकवर्ड स्लीपिंग। टायर बहुत तेज घूम रहा होता है, आगे कम जा रहा होता है, तो कौन सी स्लीपिंग होती है, बैकवर्ड स्लीपिंग। तो उस केस में क्या होगा, देखो टायर बहुत तेज घूम रहा है, तो ये इस पॉइंट को देखो, ये पीछे की तरफ घिसता जा रहा है, यहाँ पे पीछे की तरफ, ये पॉइंट ज़्यादा किधर गिर, पीछे की तरफ गिर रहा है। तो इस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और वो VCM का साथ देगा उस टाइम पे, और धीरे धीरे क्या होगा, VCM एंड ओमेगा आर बराबर हो जाएंगे और चलना शुरू हो जाएगा। देखो फ्रिक्शन का रोल है यहाँ पे, अगर फ्रिक्शन ना होता तो VCM एंड ओमेगा आर कभी हो ही ना पाता और स्लीपिंग होती रहती।
इसलिए देखो टायर वगैरह अपने फ्रिक्शन चाहिए भाई, फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब रोलिंग के अंदर एक और चीज़ है, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इसका डेरिवेशन मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ। डेरिवेशन के अंदर आप स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालते हो। मतलब ये जो बॉडी है प्योर रोलिंग करती हो, जब नीचे पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है एंड किस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आती है। तो आपको पता ही है कि जब आपको वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लो लगा देना, ठीक है। एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो आपके पास वी का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। जैसे ये स्टार्ट मैंने किया था रेस्ट से, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट जब ये बॉटम पे पहुँच जाएगा तो इसके पास मोशन होगी, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करोगे, सॉल्व वगैरह करोगे, आपके पास वी निकल जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो एंड टॉर्क का फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकल जाएगा। बस एक बात याद रखना कि v के फॉर्मूले में क्या होता है, जो भी फॉर्मूला होगा इसके डिवाइड में आई स्क्वायर प्लस समथिंग आता है, और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या होता है, सीधा आई स्क्वायर प्लस समथिंग आता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि एक सॉलिड स्फीयर एंड एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर दोनों को मैंने रोल कर दिया, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो साफ पता लग रहा है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसके लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों ही क्या होते हैं, कम। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr², सिलेंडर का क्या होता है m/2 r²। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, सो सॉलिड सिलेंडर कम स्पीड से नीचे पहुंचेगा, कम एक्सेलरेशन से नीचे पहुंचेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो दोनों में से कौन, इस तरह से हमें सोचना होगा। ये कभी कभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशियो भी पूछ लेता है, तो उस हिसाब से तुम निकाल सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। इन तीनों का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, वी की वैल्यू आपको पता ही होगी, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई की वैल्यू फॉर सेवरल बॉडीज आपको पता ही होगी, निकाल सकते हो आप। ट्रांसलेशन मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से, रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी आई की वैल्यू पुट करके, और टोटल दोनों का ऐड करके फिर रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप रोलिंग मोशन कर सकते हो। अभी भी आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, फिर भी आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फिजिक्स वाइटल, जेई नीट, EMRS, KVS, इन सब के लिए है। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू डिटेल सोल्यूशन ऑफ योर डाउट्स। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। फिर भी समझ ना आया कमेंट में लिख देना, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो भाई, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।